आई एम ऑडिबल, सिग्नल आ रहा है, आप लोग कंफर्टेबल हैं, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। तो मैं आप लोग को सर्कुलर मोशन टॉपिक पढ़ा रहा था, ठीक है ना, वीडियो बन रहा है, ठीक है ना, ऑडिबल हो रहा है, सारी बातें सब लोग कंफर्टेबल हैं। तो देखिए ऐसा है, मैं सर्कुलर मोशन टॉपिक पढ़ा रहा था। सर्कुलर मोशन में मैंने आपको 2 क्लास लिए थे और 2 क्लास में करीब करीब मैंने आपको 40% सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया था, ठीक है ना। अब आज और कल मिला के मैं 2 क्लास, इधर देखिए मेरी ओर देखिए, आज और कल मिला के मैं 2 क्लास और लूँगा सर्कुलर मोशन का, बन रहा है ना, 2 क्लास और सर्कुलर मोशन का लूँगा और आपका आज और कल मिला के आपका थियोरेटिकल लेवल पर सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मंडे को मैं सर्कुलर मोशन के पास्ट 10 ईयर्स मेडिकल लगा दूंगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। बात समझ में आई? स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है, कैसे हमको प्रोसीड करना है ये क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए, कल सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, कहाँ पे मैंने एंड किया था, यहाँ पे एंड किया था कि डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, बन रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होता है। भाई एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो आपका ये है, क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह सकता है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है। बात समझ में आ गई? तो इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक की बात एकदम स्पष्ट है, कोई बट नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको छोटे मोटे 2-4 डिस्कशन और कर दूँ आज। तो आपको मैं प्रोबेबली आज मैं बैंकिंग ऑफ रोड्स तक पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, प्रोबेबली बैंकिंग ऑफ रोड्स तक पढ़ा दूंगा। देखिए एक डिस्कशन में ये कर लूँगा कि इधर देखिए एक्सेलरेशन जो है, देखते रहिएगा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, कैसे इसको डिराइव करेंगे, टोटल एक्सेलरेशन से कैसे रिलेट करेंगे, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिस्कस कर लेते हैं और तीसरा आपको बैंकिंग ऑफ रोड्स डिस्कस कर लेते हैं। इतना डिस्कशन अगर हम प्रॉपरली कर देते हैं इस पीरियड में तो आधे घंटे के पीरियड में से ज़्यादा हम नहीं कुछ कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो फिर बाकी जो बचा है वो कल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं एक एक बात को धीरे धीरे ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन डिराइव करके दिखा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन बराबर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको मैं थोड़ा सा डिराइव करके आपको दिखा दूं। बात समझ में आ रही है? आपको मैंने पहले डिराइव करके दिखाया था कि जो क्या लीनियर स्पीड होती है वो होती है ओमेगा क्रॉस आर। ये बात डिराइव करके हमने आपको दिखाया था, डिराइव करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था, हैं? अब इसी रिजल्ट से मैं ये डिराइव करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इसी रिजल्ट से ये डिराइव करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो खूब गौर से देखिए, दोनों साइड आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा dv/dt। बार बार उधर मत देखिए, मेरी ओर देखिए, एक और फोकस रखिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका, हो जाएगा dv/dt, ठीक है ना। तो dv/dt और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार ओमेगा ले लेंगे और हो जाएगा dr/dt, हो जाएगा dr/dt। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, प्लस आर ले लेंगे और ये हो जाएगा d/dt। बात समझ में आ रही है? इतनी बात एकदम स्पष्ट है, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो गौर से देखिए, dv/dt कुछ नहीं होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा। dv/dt क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा। और नेट एक्सेलरेशन बराबर कितना होगा, ओमेगा, और dr/dt क्या होगा, इस लीनियर स्पीड होगी। बात समझ में आ रही है? dr/dt क्या होगी, लीनियर स्पीड होगी। और d/dt क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज गोइंग सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। ओमेगा इंटू वी क्या होगा आपका, क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अल्फा इंटू आर क्या होगा आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये बात प्रूफ हो गई, इस तरीके से ये प्रूफ करके मैंने आपको दिखा दिया। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कल ही बताया था कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करती है और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो केवल एक एक्सेलरेशन लगता है, एक फोर्स लगता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंटर की ओर होता है, हाँ सेंटर की ओर होता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंज कर रही है, तो इस पर दो तरह के एक्सेलरेशन लगते हैं। एक एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की ओर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल फोर्स है, और दूसरा कहाँ लगता है आपका, टेंजेंट के अलॉन्ग,
ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आ रही है? और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो नेट एक्सेलरेशन जो आपका होगा ए नेट, वो क्या होगा? ए नेट क्या होगा? जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए नेट हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर और प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अब मैं आपको नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बनाएगा स्पीड से ये भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। कभी कभी न्यूमेरिकल इस तरह के आते हैं तो आप हैंडल कर लीजिएगा। ये दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं जब ये क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। ये सब डिस्कशन हमारे कल हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये टेंजेंशियल और ये सेंट्रीपिटल का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा। रिजल्टेंट निकालिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों को ऐड करना है तो इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, और ये आपका हो गया नेट एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? नेट एक्सेलरेशन। भाई नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन ये होगा, और ये रिपीट ना करिए, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट होगा। तो टेंजेंशियल ऐसे है, सेंट्रीपिटल ऐसे है, दोनों वेक्टर को ऐड किए तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे गया। बात समझ में आई? तो कभी कभी पूछता है कि नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से या वेलोसिटी से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमने एक ही माना है, मतलब एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, डिसेलरेट नहीं कर रही है, तो नेट वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बनाता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का डायरेक्शन भी टेंजेंशियल ही होगा, और इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी हमने पॉजिटिव माना है तो इसका भी डायरेक्शन वही होगा। तो उससे नेट एक्सेलरेशन जो एंगल थीटा बनाता है वो इस ट्राइंगल से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल से बड़े आराम से निकाल जा सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मॉड अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मॉड। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको वो एंगल निकल जाएगा जो एंगल जो है नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से बना रहा है, जो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इतनी यहाँ तक की बात क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, कोई बट नहीं है। फिर से एक बार इस बात को सुन लीजिए, फिर से जो इतनी बातें मैंने पढ़ाई हैं एक बार फटाफट दोहरा लीजिए, दिमाग में इसको रिपीट कर दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा कि जो बेसिक डिफरेंस है और क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहता है, जबकि सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली वेरी करता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ये बात हो गई थी। अब नेक्स्ट बात मैंने आपसे बताया कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका क्या होगा? केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा, जो टेंजेंट जो सेंटर की ओर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझे? जो सेंटर की ओर होगा इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है यानी कि उसकी स्पीड भी बढ़ या घट रही है, तो ऐसे केस में दो एक्सेलरेशन होगा, एक सेंटर की ओर लगेगा जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, और दूसरा टेंजेंट की ओर लगेगा जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है ना। और नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम होगा। बात समझ में आ रही है? ये नेट एक्सेलरेशन होगा। तो अब हम इसको प्रूफ करके आपको इस तरीके से दिखा दिए कि आप इसके कल मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर स्पीड एंड रेडियस वेक्टर। तो इसी को डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में और हमारा ये रिलेशन आ गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, और वेलोसिटी अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो क्या होगा? वेलोसिटी और अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी कि एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बॉडी डिसेलरेट भी कर सकती है। बात समझ में आ रही है? तो इधर देखिए, तो कभी कभी पूछता है कि वो एंगल बताइए जो वेलोसिटी से वो एंगल बताइए जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से नेट एक्सेलरेशन बनाता है। तो वो एंगल निकालने के लिए आप साफ साफ देख रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है, और दोनों का रिजल्टेंट ये नेट एक्सेलरेशन है।
बात समझ में आई? ये नेट एक्सेलरेशन है और ये नेट एक्सेलरेशन जो एंगल बनाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा tan थीटा, वो क्या होगा? मॉड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन मॉड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? और ए नेट का जो मॉड होगा यानी नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं, जब सवाल आएंगे आप सवाल बराबर करेंगे तो ये सब बात एकदम साफ हो जाएगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और बेसिक्स अभी ही स्पष्ट हो गए होंगे, सवाल लगाते लगाते आपके दिमाग में बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, है ना, कि कहाँ कैसे कैसे क्या चीज़ अप्लाई करें। बात समझ में आ रही है? तो अब नेक्स्ट बात आप देखिए, नेक्स्ट डिस्कशन मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूँ, खुद ध्यान से देखिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई पार्टिकल ए है, उसकी पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी, मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, खूब अच्छे से देखिए, इसको जल्दी जल्दी मैं मिटा दूँ। देखिए अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, बताइए, बोलिए। हाँ, ओमेगा ए बी, यानी कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए और कैसे निकालेंगे। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व कर सकेंगे आप। ठीक है ना, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लीजिए और फिर समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो खूब गौर से देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ पे ए है, ठीक है ना, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे ए है, ठीक है ना, और ऐसे va स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है ना, थीटा एंगल पर। ठीक, मान लीजिए कोई पार्टिकल ए है यहाँ और va स्पीड से मूव कर रही है थीटा एंगल पर। ठीक है ना, ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है, कैसे भी मूव कर सकती है। आर्बिट्रेरी कोई एंगल मैंने मान लिया और मान लिया ये va पार्टिकल va स्पीड से इस लाइन से थीटा एंगल पर मूव कर रही है। ठीक है ना, और किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल इस पॉइंट ए पर है और फिर साथ में एक और मान लीजिए पॉइंट बी, मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पॉइंट बी पे है किसी इंस्टेंट पे। बात समझ में आ रही है? और ये पार्टिकल इसी इंस्टेंट पर वीबी डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर से सुनिए, खूब बढ़िया से समझिए, खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी का मतलब होता है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दो पार्टिकल हैं, दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज कुछ ना कुछ होंगी। ठीक है ना, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी को ओमेगा ए बी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इस केस में आप एक काम करिए कि इसको VA मान लीजिए, इसको VA मान लीजिए और इसको पॉइंट A मान लीजिए। ठीक है ना, और साथ में इसको B मान लीजिए और इसको VB मान लीजिए। फिर से सुनिए, आराम से सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, खूब इत्मीनान से देखिए। मैं आपको क्या बताने आ रहा हूँ, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है ना, इसके पहले आपने क्लास 9 से ही पढ़ा है कि लीनियर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B, ये आपने पढ़ा है। इसका मतलब होता है VA माइनस VB। ठीक है ना, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B को VAB से डिनोट करते हैं और ये VA माइनस VB के बराबर होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो सिंपल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात है। ठीक है ना, प्लेन में भी होगा तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, अगर ये प्लेन में होगा तो ये बात वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, VA वेक्टर VA माइनस वेक्टर BB। बात समझ में आ रही है? ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू VA माइनस VB अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और अगर वो किसी प्लेन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वेक्टर VA माइनस वेक्टर BB अगर वो प्लेन में मूव कर रहे हैं तो। बात समझ में आ रही है? ये सब बात आप पहले से जानते थे। अब आप एक नई बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है ना, इसको कैसे डिफाइन किया गया है खूब बढ़िया से देख लीजिए और चाहिए तो इसको नोट भी कर लीजिए, इसको 2-3 लाइन में नोट कर लीजिए। आप लिखिए रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B इज डिफाइंड एज, लिखिए
जल्दी लिखिए, पेन लाइए। देखिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए, देखिए इसको इस तरीके से लिखिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज द relative angular velocity of a particle A with respect to B is defined as the angular velocity of a particle of the particle A with respect to the point B। छोड़ दिए उसको, छोड़िए उसको फट से, छोड़िए, इधर देखिए, गौर से देखिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ओमेगा ए बी, खूब इत्मीनान से देखिए, रिलैक्स होके देखिए, है ना, इत्मीनान से देखिए। मैं आपको ओमेगा ए बी बता रहा हूँ, यानी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट बी माना जो वी बी स्पीड से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, और दूसरा पॉइंट मैंने ए माना जो वी ए स्पीड से अल्फा एंगल पे यहाँ मूव कर रहा है। इस तरीके से दो पॉइंट मान ली, ठीक है ना। अब खूब गौर से देखिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए, ठीक है ना, the angular velocity of the particle A with respect to the point B। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल A की क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसी को हम कहेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, ये रेडियस वेक्टर की क्या एंगुलर वेलोसिटी है। जब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसको रेस्ट में मान लेंगे, जब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो इसको रेस्ट पे मान लेंगे। तो अगर ये रेस्ट पे है तो पॉइंट ए की एंगुलर स्पीड क्या होगी, यही रिलेटिव एंगुलर पॉइंट ए की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यही रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, ठीक है ना। अगर स्पीड तेज हो रही हो तो बता दीजिए, थोड़ी सी स्पीड में मॉडरेट कर दूंगा, लेकिन वैसे ये स्पीड ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट होना होगा। देखिए मैं खूब इत्मीनान से बता रहा हूँ, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी is defined as the angular speed of A with respect to B, ठीक है ना। इसको डिफाइन किया गया है कि ये जो वेक्टर है यानी A का वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B, A का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B, यानी इसको ओरिजिन मान रहे हैं, ठीक है ना। तो A का पोजीशन वेक्टर की जितनी एंगुलर स्पीड होगी उसी को हम कहेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है ना। अब इसको निकालते कैसे हैं, खूब गौर से देखिए कैसे निकालेंगे। अगर पॉइंट बी यहाँ है, पॉइंट ए यहाँ है, और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है और ये डिस्टेंस आर है, तो ओमेगा ए बी क्या होगा, ओमेगा ए बी क्या होगा, बोलिए। ओमेगा ए बी ये होगा कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई आर। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ओमेगा ए बी होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, अगर ये वी बी है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। और अगर ये वी बी है, ये थीटा है, तो ये वी बी साइन थीटा, ये वी ए है और ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा वी ए साइन अल्फा। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा वी ए साइन अल्फा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये केस हमने ऐसा एज्यूम किया है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन क्या होगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन क्या होगी, वी ए साइन अल्फा माइनस वी बी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपकी हो जाएगी ओमेगा ए बी, यानी रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बात समझ में आ रही है। इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग अलर्ट होइए, ध्यान से देखिए। मैं आखिरी बार इसको बोल रहा हूँ, खूब अच्छे से समझिए। अभी तक आपने लीनियर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ा था, वो था वी ए माइनस वी बी। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं दो पार्टिकल्स ए और बी, तब अगर दो पार्टिकल्स ए और बी एक प्लेन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, अगर वो प्लेन में मूव कर रही हैं तो। अब आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ए माना, एक पॉइंट बी माना, ठीक है ना।
ए को मान लिया कि ऐसे अल्फा एंगल पे इस स्पीड से मूव कर रहा है, बी को मान लिया कि वी स्पीड से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, और ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली टू द लाइन जॉइनिंग दम। तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, ये है, इसके परपेंडिकुलरली रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वी ए साइन अल्फा माइनस वी बी साइन थीटा। अब चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी ए साइन अल्फा प्लस वी बी साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा ओमेगा ए बी। बात समझ में, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा। अब आप देखिए, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इसको अगर ओरिजिन मानिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ये होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है समझा चुके हैं। इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वही रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है, ठीक है ना। मैं हर तरीके से डिफाइन करके हर एस्पेक्ट आपको बता चुका हूं, और फॉर्मूले में निकालना हो तो फॉर्मूला ये होगा। अब कुछ भी केस आए आप कर लेंगे, ठीक है ना, आप कुछ भी केस आए आप कर लेंगे। उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर इन दोनों की आप रिलेटिव स्पीड निकालिए। रिलेटिव स्पीड आपको निकालना पता है, वी ए माइनस वी बी, और डिवाइड कर दीजिए उनके बीच के डिस्टेंस से, तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो काफ़ी टाइम लिया, 5-7 मिनट 8 मिनट से मैं यही बात समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ी अपना फोकस बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। एक पॉइंट छोटा सा और हम लोग डिसाइड किए थे जो खत्म ही करना है हम लोग को आज, ठीक है ना, वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। और फिर उसके बाद कल जब हम आएंगे तो कल हम आपको 2-3 पॉइंट और हैं वो बता देंगे, और आपका कल मैं एकदम खत्म ही कर दूंगा उसको थ्योरेटिकल लेवल पे, ठीक है ना। तो खूब गौर से देखिए और अपनी स्पीड अब बढ़ाइए, फोकस बढ़ाइए। स्कूल से आने के बाद आप लोग थक जाते हैं। चलिए गौर से देखिए, गौर से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर टर्न पे मूव करती है, कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर टर्न पे मूव करती है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बताइए, किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। यार फट से बोला, नींद में रहते हैं आप लोग। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। बात समझ में आई। और ऐसा होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अब कहाँ से मिलेगा, खूब रुक जाइए, मत बोलिए, सुनिए, एक एक बात ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। पहले देखिए, ऐसा है जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसको एक फोर्स की ज़रूरत होती है, यस मत बोलिए, तो उसको एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रही है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है मूव करने के लिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बेसिक फोर्स तो है नहीं। मैंने आपको पहले ही कई बार बताया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिराइव्ड फोर्स है। जो बेसिक फोर्सेस हैं जैसे फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, इन सब फोर्सेस से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिराइव करते हैं। बात समझ में आई। ये सारे हाँ, टेंशन फोर्स से भी डिराइव करते हैं। ये सारे डिस्कशंस हमारे हो चुके हैं। तो जैसे मान लिए कोई गाड़ी आई और सर्कुलर पाथ पे मुड़ गई, आप किसी टर्न पे मुड़े, मान लिए ऐसे आप आ रहे हैं, मान लिए इस तरीके से आ रहे हैं, और फिर आप ऐसे मुड़कर इधर जाने लगे। आप ऐसे आ रहे हैं और मान लिया आप ऐसे आ रहे हैं और फिर आप मुड़ के इधर जाने लगे, तो इस मुड़ने के दौरान आप एक सर्कुलर पाथ पे जाएंगे, एक सर्कुलर पाथ पे जाएंगे कि नहीं। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कौन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको फ्रिक्शन दे सकता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन दे सकता है, ठीक है। जो बॉडी और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, कितना फ्रिक्शन लगेगा, नॉर्मल पे और साथ में क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। ये सब डिस्कशन पहले हो चुके हैं फ्रिक्शन चैप्टर में, ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की भी एक लिमिटिंग वैल्यू है, म्यू इंटू एन, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिर से सुनिए, गौर से सुनिए, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ जाइए, मतलब समझने के बाद तब हम आगे चलेंगे।
देखिए ऐसा है कि जब भी आप किसी पाथ पे जाते जाते किसी सर्कुलर टर्न पे मुड़ते हैं, भाई मान लीजिए ऐसे आ रहे हैं फिर ऐसे जाने लगे, तो यहाँ पे आप एक सर्कुलर पाथ पे मुड़े, एक सर्कुलर टर्न पे मुड़े, तो मुड़ने के लिए आपको क्या फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बेसिक फोर्स नहीं होता है, ये एक डिराइव्ड फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कौन दे सकता है? फ्रिक्शन दे सकता है। और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं दे सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको फोर्स दे सकता है वो म्यू इंटू एन दे सकता है। बात समझ में आई? इतना देता है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जैसे आप मुड़ रहे हैं और रेडियस ऑफ टर्न आर है और वी स्पीड से मुड़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो आपके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट आपके पास कितनी है? mv²/r, ठीक है ना, mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से कम होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होना चाहिए। अगर आप r टर्न के रेडियस पे मुड़ रहे हैं और v स्पीड से मुड़ रहे हैं, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो mv²/r है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो आप स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि हाँ अगर ज़्यादा है, ध्यान से देखिए, तो आप स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपका रेडियस और v के बीच जो रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर मान लिया v स्पीड से मुड़ रहे हैं और r रेडियस के टर्न पे मुड़ रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट इतनी है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? फ्रिक्शन दे रहा है। अगर हमने रोड को बैंक नहीं किया है तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स 3 तरह से मिल सकता है। केवल फ्रिक्शन से, मैं पहले ही आपको पहले दिन भी समझाया था, केवल फ्रिक्शन से, ओनली फ्रिक्शन, बात समझ में आ रही है? ओनली फ्रिक्शन। और दूसरी बात कि ओनली बैंकिंग ऑफ रोड्स, ओनली बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स से क्या मतलब है अभी हम समझा दे रहे हैं, ओनली बैंकिंग ऑफ रोड्स। और तीसरी बात क्या है कि बोथ, बात समझ में आ रही है? 3 तरह से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकते हैं। केवल फ्रिक्शन से, गौर से देखिए, मोबाइल बंद करिए, 3 तरह से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकते हैं, केवल फ्रिक्शन से, केवल बैंकिंग ऑफ रोड से और दोनों से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि आपको दोनों से मिलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर केसेस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है? फ्रिक्शन से भी मिलता है, बैंकिंग ऑफ रोड से भी मिलता है, ठीक है ना। तो पहले बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब समझ लीजिए। देखिए ऐसा है कि आपने कार रेसिंग में देखा होगा या पहाड़ों पे जब गए होंगे, पहाड़ पे जब जाते हैं, ऐसे पहाड़ होता है तो कैसे जाते हैं? ऐसे ऐसे करके जाते हैं, ऐसे ऐसे करके जाते हैं। जैसे ऊंचा सा पहाड़ है और पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे चढ़ते हैं? ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ते हैं। बात समझ में आई? तो जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक रोड दूसरे टर्न पे आती है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस टिल्टेड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं चलते हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, जब टर्न मारते हैं तो आप थोड़ा ऊंचा टिल्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो टिल्ट होने का एक पर्पस होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आप कार रेसिंग में देखते हैं तो ऐसे आता है कार, ऐसे कार आती है शूं, और थोड़ा सा थीटा एंगल पर दोनों टर्न मुड़े होते हैं। रोड, इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो रोड को बैंक क्यों करते हैं, पहले ये समझ जाइए। रोड को बैंक इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से नॉर्मल का एक कंपोनेंट, यहाँ जो नॉर्मल होगा, अगर ये रोड ऐसे रहती तो नॉर्मल कहाँ जाता? ऊपर की ओर जाता। बात समझ में आ रही है? ऊपर की ओर जाता। लेकिन जब रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे हैं तो नॉर्मल किसी एंगल पे जा रहा है, वर्टिकल से किसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है ना। अगर थीटा एंगल टिल्ट किए हैं तो नॉर्मल कहाँ जा रहा है? वर्टिकल से थीटा एंगल पे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे देता है। इसलिए हम रोड को बैंक करते हैं, थोड़ा सा रोड को टिल्ट करते हैं। फिर से इत्मीनान से सुनिए, गौर से सुनिए, मैं सारी बातें शुरुआत से एक बार फिर बोल रहा हूँ बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। देखिए ऐसा है, जब भी हम किसी सर्कुलर टर्न पे मुड़ते हैं तो हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बेसिक फोर्स नहीं होता, ये एक डिराइव्ड फोर्स होता है। कुछ केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से मिलता है, केवल फ्रिक्शन से।
कुछ केस में केवल बैंकिंग ऑफ रोड से मिलता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में दोनों से हम लेते हैं, फ्रिक्शन से भी लेते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड से भी लेते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो म्यू इंटू एन है, इससे ज़्यादा हम नहीं, फ्रिक्शन फोर्स हमको नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जा रही है, अगर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है और जो टर्न ले रहा है उसका रेडियस काफ़ी कम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गई तो गाड़ी स्किड कर जाती है, स्लिप कर जाती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर केवल फ्रिक्शन फोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग का मतलब क्या है कि हम रोड का एक पार्ट थोड़ा सा उठा देते हैं। मान लिए थीटा एंगल पे इसको उठा दिया तो नॉर्मल, जो अगर उठाए नहीं थे तो नॉर्मल वर्टिकल लग रहा था, जब इसको टिल्ट कर दिए तो नॉर्मल कैसे लगा, वर्टिकल से थीटा एंगल पे लगा। अगर इसको थीटा एंगल टिल्ट किए तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल फोर्स देने में मदद करता है, बात समझ में आ रही है। इसलिए रोड को हम बैंक करते हैं। आपने कार रेसिंग में देखा होगा कि जब ऐसे खूब स्पीड से लोग आते हैं, शार्प टर्न मारते हैं, तो थोड़ी सी रोड उठी होती है, बात समझ में आई। उसका पर्पस यही रहता है कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे, क्योंकि जब स्पीड ज़्यादा होगी और टर्न शार्प होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऐसे केस में फ्रिक्शन हो सकता है न दे पाए, ठीक है ना, केवल फ्रिक्शन ही ना दे पाए, तो फ्रिक्शन की भी मदद लेते हैं, बैंकिंग की भी मदद लेते हैं, बात समझ में आई। तो इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब बारी बारी में एक एक बात लेके चलूंगा, आज टाइम खत्म हो गया तो केवल यही डिस्कशन हो पाएगा कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स केवल फ्रिक्शनल फोर्स से मिल रहा है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, केवल ये हम डिस्कस कर लें और टाइम खत्म हो गया। कल हम आके आपको बताएंगे कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स केवल बैंकिंग ऑफ रोड से मिल रहा है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों से मिल रहा है, बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन दोनों से मिल रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, बात समझ में आई। इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड भी होती है, उससे कम स्पीड से करेंगे तो भी सरक जाएंगे, बात समझ में आई। जैसे पहाड़ों पे आप चढ़ते हैं तो एक स्पीड से कम स्पीड पे अगर आप चलाएंगे तो आप सरक जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो खूब ध्यान से देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स तीन तरह से मिलता है सर्कुलर टर्न के लिए, केवल फ्रिक्शन से, केवल बैंकिंग से और दोनों से। नॉर्मल लाइफ में दोनों से मिलता है, ठीक है ना। अब चूंकि टाइम खत्म हो गया है इसलिए मैं केवल ये डिस्कशन कर दे रहा हूं कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स केवल फ्रिक्शन से मिल रहा है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए व्हीकल की, उससे ज़्यादा स्पीड होगी तो व्हीकल क्या होगी, स्लिप कर जाएगी, ठीक है ना। फिर कल डिस्कस कर दूंगा कि केवल बैंकिंग ऑफ रोड से मिल रहा है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है ये मैं समझा चुका हूं। फिर मैं उसके बाद डिस्कस कर दूंगा कि अगर दोनों से मिल रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों से मिलता है तो एक मिनिमम स्पीड भी होती है, बात समझे। उस स्पीड से कम पे भी अगर चलाएंगे तो भी स्किड कर जाएंगे, तो भी स्लिप कर जाएंगे। तो ये सब डिस्कशन मैं कल आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। आज केवल मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि फ्रिक्शन से ही केवल मिल रहा है तो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। खूब गौर से देखिए, अगर फ्रिक्शन से मिल रहा है तो आप यहीं से निकाल लीजिए, अगर केवल फ्रिक्शन से मिल रहा है, अगर मान लीजिए v स्पीड से पार्टिकल मूव कर रही है और r रेडियस का टर्न है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट इतनी है, बात समझ में आ रही है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू इंटू नॉर्मल से कम होना चाहिए, बात समझ में, या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होना चाहिए। अगर ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा हो गया तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं कि क्या मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए एक पार्टिकल की, एक बॉडी की, अगर वो r रेडियस के टर्न पे मूव कर रही है तो, बात समझ में आ रही है। तो अब आप देखिए इसी रिलेशन को मैं यहां ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा mv²/r, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। और जब केवल फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, क्योंकि पार्टिकल किस पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। अगर केवल फ्रिक्शन दे रहा है, बैंकिंग ऑफ रोड नहीं दे रहा है, इसका मतलब रोड टिल्ट नहीं है, यानी कि बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, तो ऐसे केस में नॉर्मल mg के बराबर होगा। तो उस नॉर्मल को हम नॉर्मल की जगह mg सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये mg कट गया, इसका मतलब है अगर केवल फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है
अगर केवल फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? या मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? बोलिए, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। बात समझ में आई? अगर केवल फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है और एक पार्टिकल आर रेडियस के टर्न पे टर्न कर रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड टर्निंग के दौरान लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर होनी चाहिए, जहां म्यू उन दोनों तल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर रेडियस ऑफ द टर्न है। अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, कट कर दीजिए, फिर कल आइएगा, मैं सब बता दूंगा।